पता चला प्रोफेसर। इमरान ने सामने रखे हुए बड़े से ट्रांसमीटर का बटन ऑफ करते हुए कमरे की दाएं दीवार में नस्ब एक बड़ी सी मशीन के सामने खड़े दुबले पतले नौजवान से मुखातिब होकर कहा, नहीं, मशीन किसी स्पेशल सैटेलाइट का पता दे रही है, लेकिन उससे आगे पता नहीं चलता। मेरा ख्याल है ये फ्रिक्वेंसी किसी खास सैटेलाइट की है जिसका इल्म दुनिया में किसी को नहीं है, वरना दूसरे बाकी सैटेलाइट की तफसीलात तो इस मशीन में मौजूद हैं। अगर उनमें से कोई सैटेलाइट होता तो लाजमन पता चल जाता। उस नौजवान ने वापस इमरान की तरफ मुड़ते हुए कदरे मायूसाना लहजे में कहा। नौजवान फर्नांडो का दोस्त प्रोफेसर था, जिसे वो प्रोफेसर ट्रांसमीटर कह रहा था। इमरान और फर्नांडो 1 घंटा पहले उसके पास पहुंचे थे और इमरान ने महसूस किया था कि ट्रांसमीटर मशीनरी के सिलसिले में वाकई इस नौजवान का इल्म इंतहाई एडवांस है। इस वक्त वो इसकी मखसूस लेबोरेटरी में मौजूद थे और उनके दरमियान तवील गुफ्तगू के बाद ये तय हुआ था कि इमरान दोबारा उस फ्रिक्वेंसी पर जिससे उसने पहले वाटर पावर के चीफ बॉस से बात की थी बात करे। इस तरह चीफ बॉस के रिसीविंग ट्रांसमीटर का महले वकू तलाश किया जा सकता है। चुनांचे इमरान ने उस फ्रिक्वेंसी पर बाचानी चीफ के लहजे में बात की। पहले भी जीरो हाउस में उसने उसी के लहजे में बात की थी। उस वक्त तो बहरहाल उसे बता दिया गया था कि चीफ बॉस मौजूद नहीं है, लेकिन अब चीफ बॉस से बराह रास्त बात हो गई थी और इमरान ने अपने तौर पर कोशिश की थी कि ग्रेट बॉल और उसके इंचार्ज डोचे के मुतालिक तफसीलात मालूम करे, लेकिन चीफ बॉस ज्यादा काया था, वो बात टाल गया था। तुम्हारा आइडिया दुरुस्त है प्रोफेसर, वाकई इन लोगों ने मखसूस सैटेलाइट खला में भेजा होगा। मुझे पहले ही ऐसा अंदाजा था, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। पहले तुम्हें कैसे अंदाजा हो गया? मुझे ऐसे लोगों से बड़ी चिढ़ है जो ख्वामा अपनी बर्तरी जताने के लिए बातें करते हैं। नौजवान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। वो वाकई सन के दिमाग का मालिक था। चिड़ क्या होता है प्रोफेसर? चिड़िया कहो या चिड़ा, यह अधूरा लफ्ज बोलना तुम्हारी शान के खिलाफ है। इमरान, जो सिर्फ अपने खास मकसद की वजह से अब तक उससे इंतहाई संजीदा गुफ्तगू कर रहा था, यकलख्त अपने मखसूस मूड में आ गया। ये कैसी बकवास है? प्रोफेसर ने और ज्यादा गुस्सेले लहजे में कहा। वाकई खाली चिड़ कहना बकवास ही है, और जहां तक तुम्हारे उस सवाल का ताल्लुक है कि ये कैसी बकवास है, तो इससे जाहिर होता है कि तुम्हें बकवास की किस्मों का इल्म है। इसे ग्रामर के लिहाज से प्रोफेसर बकवास कहते हैं, यानी आलिमाना बकवास। वाह, क्या खूबसूरत किस्म है, बकवास भी हो और हो भी आलिमाना। इस पर तो शानदार तहकीकी मकाला लिखा जा सकता है, क्यों प्रोफेसर? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो नौजवान प्रोफेसर उछलकर खड़ा हो गया। उसका आम हालत में जर्द चेहरा इस वक्त गुस्से की शिद्दत से कंधारी अनार की तरह सुर्ख हो रहा था। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो फर्नांडो। सुनो, मैं अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ये तुम्हारा दोस्त ना होता तो मैं इसे गोली मार देता। प्रोफेसर इस बुरी तरह चीखा कि उसकी आवाज से कमरा गूंज उठा। और अगर दोस्त होता तो फिर क्या करते, ये भी बता दो। वैसे प्रोफेसर, तुम्हारा जीरो फैक्स ट्रांसमीटर प्रोजेक्ट कम से कम तुम्हारी जिंदगी में तो कामयाब नहीं हो सकता, चाहे तुम कितनी ही तवील जिंदगी लेकर क्यों ना आए हो। इमरान ने मजाक करते करते बात का रुख बदला, क्योंकि प्रोफेसर की हालत वाकई गैर होती जा रही थी। गुस्से की शिद्दत से उसका पूरा जिस्म कांपने लग गया था। होठों के किनारे झाग आलूद हो गए थे और चेहरे पर इस कदर खून जमा हो गया था कि जैसे अभी उसकी खाल फट जाएगी और खून उसमें से फव्वारे की तरह बाहर उछलने लगेगा। इमरान ने उसकी यह हालत देखते ही अपनी बात का रुख बदल दिया था, क्योंकि प्रोफेसर की हालत बता रही थी कि वो हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है और अगर उसे और गुस्सा दिलाया गया तो उसके दिमाग की रग लाजमन फट जाएगी। और इमरान सिर्फ मजाक के लिए एक ज़हीन नौजवान की जान ज़ाया न करना चाहता था, इसलिए उसने मजाक करते करते बात का रुख इस तरह बदल दिया कि फौरी तौर पर प्रोफेसर का जहन भी बदल गया और हाई ब्लड प्रेशर के दौरे को फौरन रिलीफ देने का यही एक सादा तरीका होता है। उसका जहन उस पॉइंट से जिस पर उसे गुस्सा आया हो किसी दूसरे उसके दिलचस्पी के पॉइंट पर मोड़ दिया जाए, और यही प्रोफेसर के साथ हुआ। इमरान की बात सुनते ही प्रोफेसर का गुस्से से तिमतिमाता हुआ चेहरा यकलक तब्दील होने लग गया। क्या क्या कैसे तुम कैसे कह सकते हो कि जीरो फैक्स ट्रांसमीटर प्रोजेक्ट कामयाब नहीं होगा? और हाँ, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि जीरो फैक्स प्रोजेक्ट है? प्रोफेसर के लहजे में अब गुस्से की बजाय शदीद तरीन हैरत नुमाया थी। उसको छोड़ो, ये बताओ कि अगर जब 30x एंगल पर रखकर 37 mm पर फिक्स कर दी जाए तो सैटेलाइट 001 BX की कितनी लाइनें कनेक्ट हो जाएगी? इमरान का लहजा यकलक बेहद संजीदा हो गया था। 30 लाइनें, ये तो सीधी सी बात है। प्रोफेसर अब बिल्कुल ही नॉर्मल हो चुका था। और अगर एंगल 001130 अप कर दिया जाए तो? इमरान ने ऐसे कहा जैसे वो किसी नौकरी के उम्मीदवार से बाकायदा इंटरव्यू ले रहा हो। 001130 अप? ओ बिल्कुल बिल्कुल, मुकम्मल 001 BX कवर हो जाएगा। ओ वेरी गुड। तुम कौन हो? ओ, तुमने तो सारा मसला ही हल कर दिया। मैं तो पिछले 2 सालों से इस पर सर खपा रहा था। कमाल है, तुम तो ट्रांसमीटर लाइन पर अथॉरिटी हो।
प्रोफेसर की हालत वाकई काबिले दीद थी। उसकी आंखें शदीद हैरत की वजह से फटी पड़ रही थी और वो इस तरह इमरान को घूर रहा था जैसे उसे इमरान की बजाय कोई भूत नजर आ गया हो। अब बताओ, अगर मैं फर्नांडो का दोस्त ना होता तो तुम मुझे गोली मार देते, अगर मैं दोस्त होता तो? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। दोस्तों, ग्रेट विक्ट्री का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया। तुम तो अजीम तरीन जहन के मालिक हो, तुम्हारे जहन को मैं सलाम करता हूँ। मुझे तो फ़क्र हो रहा है कि मैं दुनिया के अजीम तरीन साइंसदान से बातें कर रहा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। प्रोफेसर के चेहरे पर शदीद पछतावे के आसार नुमाया हो गए थे। अरे, अब मैं इस कदर भी ज़हीन नहीं हूँ जितना तुम समझ रहे हो। मैंने तो बस डॉक्टर लॉर्गन की 2 थ्योरियों को जोड़ दिया है और तुम्हारा प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया। इमरान ने हंसते हुए कहा, डॉक्टर लॉर्गन, 2 थ्योरियाँ? क्या मतलब? डॉक्टर लॉर्गन तो मेरे उस्ताद रहे हैं और मैंने उनकी हर थ्योरी का बगौर मुताला किया है। तुम किन थ्योरियों की बात कर रहे हो? प्रोफेसर और ज़्यादा हैरान हो गया। तुम्हारा वो उस्ताद है? वेरी गुड, इसका मतलब है कि तुम में अहमकपन की जरासीम विरासती हैं। वैसे डॉक्टर लॉर्गन मेरा शागिर्द है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। डॉक्टर लॉर्गन तुम्हारा शागिर्द है? ये कैसे मुमकिन है? डॉक्टर लॉर्गन की तो उम्र इस वक्त 80 साल के करीब है, जबकि तुम अभी जवान हो। हैरत की शिद्दत से प्रोफेसर के लब सीटी बजाने के से अंदाज में गोल हो गए थे। उसने मुझसे खिजाब बनाने का नुस्खा नहीं सीखा, इमरान ने बड़े रोखे से लहजे में जवाब दिया और इस बार प्रोफेसर खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुम बेहद दिलचस्प आदमी हो फर्नांडो, मैं तुम्हारा बेहद ममनून हूँ कि तुम इस जैसे ज़हीन आदमी को अपने साथ ले आए हो। वैसे तुम किन 2 थ्योरियों की बात कर रहे थे? प्रोफेसर ने हंसते हुए कहा। वो अब पूरी तरह नॉर्मल हो चुका था। तुमने उनकी X31 और SSB थ्योरी पढ़ी है? इमरान ने कहा। हाँ, बिल्कुल पढ़ी है, प्रोफेसर ने इस्बात में सर हिलाते हुए जवाब दिया। बस दोनों थ्योरियों के मरकजी नुक्ते को आपस में जोड़ दो और सिर्फ एंगल अप कर दो तो वही रिजल्ट निकलेगा जो मैंने तुम्हें बताया है, इमरान ने कहा। और प्रोफेसर पहले तो चंद लम्हे खामोश बैठा रहा जैसे वो अपने जहन में दोनों थ्योरियों के मरकजी नुक्ते को जोड़ रहा हो, और दूसरे लम्हे वो यकलत कुर्सी से इस तरह उछलकर खड़ा हो गया जैसे कुर्सी की सीट अचानक किसी ताकतवर स्प्रिंग में तब्दील हो गई हो। ओ, वाकई तुम दुरुस्त कह रहे हो। ओ, इस पर तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। ओ, वाकई डॉक्टर लॉर्गन जैसा अजीम साइंसदान तुम्हारा शागिर्द होगा, अब मुझे यकीन आ गया है। डॉक्टर लॉर्गन के जहन में भी ये नुक्ता नहीं था। मैंने उसे इस बारे में खत लिखा था, लेकिन वो भी इस प्रोजेक्ट का कोई हल ना बता सका था, लेकिन तुमने बता दिया। ओ, प्रोफेसर की हालत देखने वाली थी। यूं लग रहा था कि अगर पहले शदीद गुस्से की वजह से उसके दिमाग की रग फटने से बच गई थी तो अब शायद हैरत की बिना पर लाजमन फट जाएगी। लेकिन इससे पहले कि कोई और बात होती, अचानक दीवार में नस्ब मशीन में से टू टू की आवाजें निकलने लगी और ये आवाजें सुनते ही इमरान समेत सब यकलक चौंक पड़े। हेलो हेलो, डोचे कॉलिंग हेडक्वार्टर, ओवर, एक आवाज उस मशीन से निकली और इस बार इमरान बिजली की सी तेजी से दौड़ता हुआ उस मशीन की तरफ बढ़ गया। अब उसके चेहरे पर हैरत के आसार मौजूद थे। प्रोफेसर और फर्नांडो भी उसके करीब पहुंच गए थे। इमरान ने होठों पर उंगली रखकर उनको खामोश रहने की हिदायत की। यस, हेडक्वार्टर अटेंडिंग यू, ओवर। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज सुनाई दी। चीफ बॉस से बात कराओ, इट इज इमरजेंसी, ओवर। डोची की आवाज सुनाई दी। यस, वेट फॉर 1 सेकंड, ओवर। उसी भारी आवाज में कहा गया। हेलो, चीफ बॉस अटेंडिंग, ओवर। चीफ बॉस की आवाज सुनाई दी और इमरान के होंठ भींच गए। चीफ बॉस, मैं डोचे बोल रहा हूँ, जजीरा आर्शिया से। डोचे बात कर रहा था और इमरान उसकी बातें सुनकर और ज्यादा चौंक पड़ा। और फिर जैसे जैसे डोचे और चीफ बॉस के दरमियान गुफ्तगू आगे बढ़ती रही, इमरान की आंखों में चमक तेज होती गई। जब गुफ्तगू खत्म हुई और मशीन पहले की तरह खामोश हो गई तो इमरान ने जल्दी से उसका एक बटन दबाकर एक नाब को तेजी से दाएं तरफ घुमाया। उसकी नजरें उस नाब के ऊपर लगे हुए एक डायल पर जमी हुई थी जिस पर मुख्तलिफ रंगों की 4 सुइयां तेजी से आगे पीछे हरकत कर रही थी, और एक लम्हे बाद सुइयां अपनी अपनी जगह साकित हो गई। इमरान गौर से उन हिंसों को देखता रहा। दुनिया का नक्शा तो दिखाओ प्रोफेसर, इमरान ने मुड़कर पास खड़े हुए प्रोफेसर से कहा। यह फ्रीक्वेंसी कैसे फिक्स हो गई है? हालांकि पहले तो हमने बेपनाह कोशिश की थी, फिक्स ही नहीं हो रही थी, प्रोफेसर ने हैरत भरे लहजे में कहा। यह कॉल उनके अपने स्पेशल ट्रांसमीटर से की गई है। चूंकि हमारी चेकिंग के दौरान फ्रीक्वेंसी तो सेट थी, इसलिए मशीन ने कॉल कैच कर ली और स्पेशल ट्रांसमीटर से कॉल होने की वजह से मशीन ने फ्रीक्वेंसी चेक करके फिक्स कर दी, इमरान ने जवाब दिया और प्रोफेसर ने सर हिला दिया।
चंद लम्हों बाद वो एक अलमारी से दुनिया का बड़ा और तफसीली तौर पर ऐसा नक्शा उठा लाया जो खास तौर पर ट्रांसमीटर फ्रिक्वेंसीज एडजस्ट करने के लिए तैयार किया गया था। इमरान ने नक्शा उसी मशीन के नीचे मौजूद मेज पर फैला दिया और फिर सुइयों और डायल के नंबरों को एहतियात से चेक करके उसके मुताबिक नक्शे पर जगह जगह निशानात लगाने शुरू कर दिए। जब चारों सुइयों के नंबर पर निशान लग गए तो इमरान गौर से नक्शे को देखने लगा। प्रोफेसर भी नक्शे पर झुका हुआ था। ये तो ग्रीनलैंड का इलाका गुडथॉप बनता है, प्रोफेसर ने कहा। नहीं, तुम शुमाल मगरिब की तरफ वाले हिस्से के आगे पॉइंट 3 को भूल रहे हो। पॉइंट 3 को साथ शामिल करके देखो, इमरान ने कहा। ओह हाँ, ये पॉइंट 3 तो मेरी नज़र पर ही ना चढ़ा था। ये तो ग्रूटलैंड बनता है, बहरे मुंजमिद शुमाली की तरफ ज़मीन का आखिरी हिस्सा। लेकिन यहाँ तो किसी इंसान का जिंदा रहना ही नामुमकिन है, कजा के वहाँ से बैठकर कोई ट्रांसमीटर पर इतनी दूर बात करे। प्रोफेसर के लहजे में बेपनाह हैरत थी। तुम इसे छोड़ो, इंसान जब चांद और मरीख पर पहुंच सकता है तो ग्रूटलैंड में भी जिंदा रह सकता है। ये जदीद दौर है, यहाँ हर नामुमकिन मुमकिन बन सकता है। बहरहाल ये ट्रांसमीटर कॉल वाकई ग्रूटलैंड में रिसीव की गई है, रिलीज मीर जजायर के बिल्कुल ऊपर और कोकन रिलीज जजायर के मशरिक में। बिल्कुल यही इलाका है, इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और फिर नक्शे को तय कर दिया। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा कि वहाँ कोई इंसान जिंदा रह सकता है। वहाँ तो दर्जे हरारत इस कदर नीचे रहता है कि वहाँ इंसान पलक झपकने में आइसक्रीम बन जाएगा, प्रोफेसर ने कहा। दर्जे हरारत कहकर तुम बहरे मुंजमिद शुमाली की तौहीन कर रहे हो प्रोफेसर। हरारत का लफ्ज़ ही वहाँ की लुगत में शामिल नहीं है, दर्जे यक कहो। बहरहाल ठीक है, अब हमें इजाज़त। तुम्हारे ताउन का बेहद शुक्रिया, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। नहीं, तुम अजीम साइंसदान हो, तुमने मेरा अहम तरीन प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का फार्मूला बता दिया है। मैं सारी उम्र तुम्हारा ममनून रहूंगा। अगर हो सके तो मुझे अपना पता और फ़ोन नंबर दे दो, शायद मुझे तुम्हारे मशवरे की ज़रूरत पड़ जाए। प्रोफेसर ने बड़े पुरजोश अंदाज में इमरान से मुसाफा करते हुए कहा। खाना बदोश लोगों का पता और फ़ोन नंबर नहीं होता। मुझसे तो तुम अलबत्ता उस खैमे का नंबर और साइज़ पूछ सकते हो जो मैं साथ साथ लादे फिरता रहता हूँ। बहरहाल तुम काम जारी रखो, किसी भी वक्त दोबारा मुलाकात हो सकती है। गुड बाय। आओ फर्नांडो, इमरान ने कहा और बैरूनी दरवाजे की तरफ चल पड़ा। फर्नांडो जो इस सारे अरसे में बिल्कुल खामोश कुर्सी पर बैठा रहा था, उठकर प्रोफेसर की तरफ बढ़ा। शुक्रिया प्रोफेसर ट्रांसमीटर, आज तुमने दोस्ती का हक अदा कर दिया है। गुड बाय, फर्नांडो ने मुस्कुराते हुए कहा और इमरान के पीछे चल पड़ा। अब कहाँ जाना है? फर्नांडो ने प्रोफेसर की रिहाइशगाह के फाटक से बाहर कार निकालते हुए साथ बैठे इमरान से मुखातिब होकर पूछा। गौरमा और किंग को जानते हो? इमरान ने संजीदा लहजे में पूछा। किंग तो फिलिपाइनी है, किसी ज़माने में सच्ची मोतियों की स्मगलिंग में खासा बदनाम था। उस ज़माने से मेरे साथ उसकी दोस्ती है और फिर वो तकाशी का भी दोस्त बन गया। आर्शिया का मुस्तकिल रिहायशी नहीं है, कभी कभार आ जाता है। अब तो काफ़ी अरसे से उसे आर्शिया में नहीं देखा गया। और गौरमा अलबत्ता तकाशी का खास आदमी है। उसके पास पूरा ग्रुप है जिसे तकाशी एक्शन ग्रुप कहता था। इंतहाई माहिर लड़ाका, निशानाबाज और हद से ज़्यादा जालिम और सफाक आदमी है। जिस्मानी लिहाज से भी इंतहाई ताकतवर है। यहाँ जजीरा आर्शिया में उसे आयरन मैन कहा जाता है। फर्नांडो ने कार चलाते चलाते उन दोनों के मुतालिक तफसील बताते हुए कहा। ठीक है, आज देखते हैं कि आयरन मैन को जंग तो नहीं लग चुका। पहले तो वहाँ चलो जहाँ मेरे साथी मौजूद हैं, उसके बाद इस आयरन मैन को भी चेक कर लेंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फर्नांडो ने इस बात में सर हिला दिया। डोचे एक जदीद अंदाज में सजे हुए लॉन्ज में बैठा शराब पीने में मसरूफ था कि लॉन्ज का दरवाज़ा खुला और किंग के साथ साथ गौरमा अंदर दाखिल हुआ। गौरमा का जिस्म वाकई फौलादी था। उसने सुर्ख रंग की हाफ आस्तीन की बनियान पहनी हुई थी, नीचे जीन्स थी और माथे पर उसने सुर्ख रंग की पट्टी बांधी हुई थी जिसके ऐन दरमियान सुनहरे रंग से मौत का मखसूस निशान, एक खोपड़ी और उसके दोनों अतराफ में हड्डियाँ बनी हुई थी। उसकी आंखें बैजवी अंदाज की थीं जिससे उसकी जहनी अय्यारी का पता चलता था। बॉस, हमने पूरा जजीरा छान मारा है लेकिन ना ही फर्नांडो का पता चला है और ना ही उस इमरान का, किंग ने सामने रखे सोफे पर बैठते हुए कहा। गौरमा भी उसी सोफे पर बैठ गया लेकिन वो बोला नहीं। फर्नांडो के तमाम अड्डे तुमने चेक कर लिए? कोई ऐसा अड्डा तो नहीं जिसका इल्म तुम्हें ना हो? डोचे ने गौरमा से मुखातिब होकर कहा। नहीं बॉस, उसके सारे अड्डे चेक कर लिए गए हैं और उसके खास आदमियों की हमने हड्डियां तोड़ डाली है, लेकिन वाकई किसी को भी फर्नांडो के बारे में इल्म नहीं है, गौरमा ने जवाब दिया। लेकिन ये बात तो तय है कि इमरान फर्नांडो के साथ है क्योंकि तकाशी के अड्डे पर वो उनके साथ आया था और फिर साथ ही वो तकाशी समेत वापस अपनी रिहाइशगाह पर गया था। उसके बाद रॉबर्ट ने वहाँ उन्हें बेहोश किया और फिर रॉबर्ट के आदमियों ने सिवाय फर्नांडो के बाकी सब अफराद को जीरो हाउस पहुँचा दिया।
फर्नांडो को वहीं उसकी रिहाइशगाह पर कैद कर लिया गया, लेकिन अब वहां रॉबर्ट के 2 साथियों की लाशें ही मिली है और फर्नांडो गायब है। डोचे ने अब तक की इंक्वायरी को सामने रखते हुए कहा, यस बॉस, आपकी बात दुरुस्त है। मैंने तो यहाँ तक चेक किया है कि कहीं फर्नांडो उन्हें लेकर जजीरे से बाहर तो नहीं निकल गया, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। किंग ने जवाब दिया। तो फिर मैं वापस चला जाऊं? मैंने तो सोचा था कि अपने हाथों उस इमरान और उसके साथियों को अंजाम तक पहुंचाकर ही वापस जाऊं, लेकिन अब जबकि उनका पता ही नहीं चल रहा तो फिर मेरा यहाँ रहना बेकार है, डोचे ने कदरे मायूसाना लहजे में कहा। और फिर इससे पहले कि कोई उसकी बात का जवाब देता, मेज पर रखे हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी और गौरमा ने चौंक कर हाथ बढ़ाया और रिसीवर उठा लिया। यस, गौरमा ने इंतहाई करक लहजे में कहा। बॉस, मैं पार्कर बोल रहा हूँ। मैंने अभी फर्नांडो को एक कार में जाते हुए देखा है। मैंने उसका ताक़ुब किया तो वो ग्रैंड रोड की एक इमारत में गया है और अभी तक वहीं है, पार्कर ने कहा। ओह, क्या वो अकेला था या उसके साथ और लोग भी थे? गौरमा ने चौंक कर पूछा। वो अकेला था बॉस, पार्कर ने जवाब दिया। ग्रैंड रोड में वो जिस इमारत में गया है वो कौन सी इमारत है? गौरमा ने पूछा। उस पर कोई नंबर वगैरह नहीं है, सुर्ख पत्थरों की बनी हुई है, पार्कर ने जवाब दिया। ठीक है, मैं समझ गया, उसका खास अड्डा है। तुम वहीं ठहरो, मैं ग्रुप को भेज रहा हूँ। इस फर्नांडो को जिंदा यहाँ हेडक्वार्टर पहुँचना चाहिए, गौरमा ने कहा और साथ ही उसने हाथ बढ़ाकर क्रीडल दबाया और फिर तेजी से नंबर प्रेस करने लगा। यस, जैकी अटेंडिंग, दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। जैकी, पार्कर ने अभी इत्तला दी है कि फर्नांडो ग्रैंड रोड पर अपने खास अड्डे में मौजूद है, सुर्ख पत्थरों वाली इमारत। तुम ग्रुप को साथ ले जाओ और वहां से फर्नांडो को पकड़कर यहाँ ले आओ। ख्याल रखना कि वो सही सलामत और जिंदा यहाँ तक पहुंचे, उससे ज़रूरी मालूमात हासिल करनी है, गौरमा ने कहा। यस बॉस, पहुंच जाएगा। उस अड्डे का क्या करना है? जैकी ने पूछा। उड़ा दो अगर उड़ता है, गौरमा ने कहा और रिसीवर रख दिया। ये अच्छा हुआ कि फर्नांडो को पता चल गया, अब उससे सारी बात उगलवा ली जाएगी, डोचे ने सर हिलाते हुए कहा और किंग ने भी जवाब में सर हिला दिया। फर्नांडो को यहीं ले आना है या नीचे टॉर्चिंग रूम में ले जाया जाए? गौरमा ने रुकते हुए पूछा। टॉर्चिंग रूम भी बनाया हुआ है तुमने? डोचे ने चौंक कर पूछा। जदीद तरीन टॉर्चिंग रूम है बॉस, ऐसा टॉर्चिंग रूम कि पत्थर भी फरफर बोलना शुरू कर देते हैं, गौरमा ने बड़े फकरिया लहजे में कहा। ठीक है, आज तजुर्बा हो जाएगा, जब फर्नांडो वहां पहुंच जाए तो मुझे इत्तला कर देना, डोचे ने मुस्कुराते हुए कहा और गौरमा सर हिलाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। बॉस, इमरान और उसके साथियों के खात्मे के बाद भी मैं यहाँ का इंचार्ज रहूंगा या आपके साथ वापस ग्रेट बॉल जाना होगा? किंग ने पूछा। तुम क्या चाहते हो? डोचे ने उसे गौर से देखते हुए कहा। बॉस, मैं तो चाहता हूँ कि ग्रेट बॉल के अजीम मिशन में शामिल रहूं, क्योंकि ये यहूदी तारीख का सबसे बड़ा कारनामा होगा जिसकी वजह से दुनिया से मुसलमानों का खात्मा हो जाएगा। करोड़ों अरबों मुसलमानों और मुसलमानों के बड़े बड़े मुल्कों का मुकम्मल खात्मा यहूदियों के लिए इतना बड़ा ख्वाब है कि जिसकी ताबीर उनका सर सदियों के लिए फ़ख्र से बुलंद कर देगी, और मैं इस सुनहरे ख्वाब की ताबीर में अमली तौर पर शामिल रहना चाहता हूँ, किंग ने बड़े जज्बाती लहजे में कहा। वेरी गुड किंग, वेरी गुड, तुम वाकई सच्चे यहूदी हो। मुझे तुम्हारे जज्बात और ख्यालात सुनकर दिली मसरत हुई है। तुम फिक्र ना करो, इमरान के खात्मे के बाद मेरे साथ वापस ग्रेट बॉल चलना, फिर मुसलमानों के खात्मे के बाद तुम्हें वापस यहाँ इंचार्ज बनाकर भिजवा दूंगा, ये मेरा वादा है, डोचे ने मसरत भरे लहजे में किंग के कंधे पर थपकी देते हुए कहा और किंग का चेहरा खिल उठा। थोड़ी देर बाद गौरमा अंदर दाखिल हुआ। आइए बॉस, फर्नांडो टॉर्चिंग रूम में पहुंच चुका है, गौरमा ने कहा और डोचे और किंग दोनों उठ खड़े हुए। गौरमा के पीछे चलते हुए वो दोनों एक लिफ्ट के जरिए नीचे एक बड़े से तहखाने में पहुंच गए जो वाकई जदीद तरीन टॉर्चिंग रूम था। वहां तशद्दुद करने वाली ऐसी मशीनें मौजूद थी जो इंसान की रगों के अंदर दौड़ते हुए खून को अंदर ही अंदर जला सकती थी। नाखून उखाड़ने से लेकर इंसानी जिस्म पर जख्म पैदा करने और उन जख्मों पर तेजाब डालने तक टॉर्चिंग रूम की तकरीबन तमाम मशीनरी नस्ब थी। इसके अलावा दीवारों के साथ साथ तशद्दुद के कदीम आलात जिसमें खारदार गज, खारदार कोड़े, खाल उतारने वाले मखसूस खंजर, हाथ और पैरों में ठोकने वाले मखसूस कीलों के साथ साथ कुव्वत समात के तहत खौफनाक तशद्दुद करने वाला लोहे का वो मखसूस इंसानी मॉडल भी मौजूद था, जिसमें आदमी को बंद करके जब इस लोहे के मॉडल पर हथौड़ी की ज़रब लगाई जाती तो इंसान आहिस्ता आहिस्ता पागल होता जाता। इस बड़े से तहखाने के दरमियान में लोहे के रॉड से बनी हुई कुर्सी पर एक जवान आदमी बेहोशी के आलम में टिका हुआ था। लोहे के रॉड्स कुर्सी के एक बाजू से निकलकर दूसरे बाजू में गायब हो रहे थे।
इस तरह उसका जिस्म इन रॉड्स के अंदर फंसा हुआ था। उसकी टांगें भी इसी तरह रॉड्स में जकड़ी हुई थी। कमरे में दो पहलवान नुमा आदमी मौजूद थे जो शक्ल व सूरत से ही जल्लाद लग रहे थे। इसे होश में ले आओ पार्कर, गौरमा ने एक जल्लाद नुमा आदमी से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, उस आदमी ने सर हिलाते हुए कहा और तेजी से आगे बढ़कर उसने कुर्सी पर बेहोश पड़े आदमी के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ों की बारिश कर दी। 4-5 थप्पड़ों के बाद ही वो आदमी होश में आ गया। आंखें खुलते ही उसके मुंह से कराहत सी निकली और वो हैरत से सामने खड़े गौरमा, किंग और डोचे को देखने लगा। फर्नांडो, मुझे जानते हो, मेरा नाम किंग है। तुमने यहूदियों के दुश्मन को पनाह देकर और उनकी मदद से तकाशी को कत्ल करके इतना बड़ा जुर्म किया है कि तुम्हारे जिस्म का एक एक रेशा अलहदा किया जा सकता है। लेकिन फिर भी दोस्ती के नाते मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ कि अगर तुम इस इमरान और उसके साथियों के मुतालिक तमाम तफसीलात बता दो तो तुम्हें जिंदा छोड़ दिया जाएगा, वरना तुम देख रहे हो ये जदीद तरीन टॉर्चिंग रूम है। यहाँ आकर पत्थर भी फरफर बोलना शुरू कर देते हैं। किंग ने तेज लहजे में कहा। इमरान और उसके साथी तो वापस चले गए हैं पाकिशिया, फर्नांडो ने बड़े सादा से लहजे में कहा। नहीं, वो यही है और तुम्हें बताना पड़ेगा छचुंदर के बच्चे। गौरमा ने आगे बढ़कर उसके बाल मुट्ठी में जकड़कर जोर से ऊपर की तरफ खींचते हुए कहा और तकलीफ की शिद्दत से फर्नांडो का चेहरा बिगड़ने लगा। बताओ, गौरमा ने हलक के बल चीखते हुए कहा और साथ ही इतनी कुव्वत से फर्नांडो के चेहरे पर इंतहाई जोरदार थप्पड़ मारा कि उसके मुंह से दांत फुलझड़ी की तरह निकलकर नीचे गिर गए और मुंह से खून की लकीरें बह उठी। गाल पर जिस जगह थप्पड़ पड़ा था गहरे सुर्ख रंग के निशानात पड़ गए थे। बताओ, गौरमा ने इंतहाई जारहाना लहजे में कहा। मैंने जो कुछ बताया है वो दुरुस्त है, आगे तुम्हारी मर्जी, फर्नांडो ने सपाट लहजे में जवाब दिया और गौरमा उसके बाल छोड़कर तेजी से पीछे हटा। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से तमतमा रहा था। तुम अभी बोलोगे, जरूर बोलोगे, मारकर इसके हाथों पैरों के तमाम नाखून उखाड़ डालो, गौरमा ने गुर्राते हुए कहा